जेडीयू को कौमी सदर मिल सकता है। आज इसका इंतखाब होना और इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के कौमी सदर बनने की लिस्ट में दो नाम सबसे आगे हैं। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम फहरिस्त में सबसे आगे बताया जा रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें आ रही हैं। रामनाथ ठाकुर का भी नाम जेडीयू के कौमी सदर की लिस्ट में आगे है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज जेडीयू के नए सदर का इंतखाब होना है और इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह के मरकज में जाने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर जेडीयू की कमान कौन संभालेगा, पार्टी की जिम्मेदारी कौन देखेगा। उसको लेकर तमाम तरह के कयास थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ेंगे। वो तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि जेडीयू को आज नया प्रेसिडेंट मिल सकता है। जनता दल यूनाइटेड को नया सदर मिल सकता है। इसके इंतखाब की तैयारियां चल रही हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं। नीतीश कुमार के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा आए हैं। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ ललन सिंह का भी नाम है और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का भी नाम तेजी से चल रहा है। और कहा जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर से नीतीश कुमार अलग से मिले हैं, ललन सिंह से भी वो अलग से मिले हैं। तो आज थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जेडीयू पार्टी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, कौन पार्टी की जिम्मेदारी संभालेगा। आरसीपी सिंह अभी पार्टी सदर हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जाने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। देखिए, लगातार सांसदों के आने का सिलसिला शुरू है और आप देख सकते हैं कि बारी बारी करके सभी सांसद यहाँ कि ये किस तरीके से लगातार अब जेडीयू के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे हम। केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं चेहरे पे साफ तौर पे हाथ जोड़ते हुए ये कि आज कुछ बड़ा होने की उम्मीद पूरी तय है, क्योंकि माना ये जा रहा है। देखिए, गिरधारी यादव हैं और क्या होने वाला है आज? अभी जा ही रहे हैं अंदर में। तो मतलब तैयारी तो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो तो होना ही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होना है। हाँ। तो आपको क्या लगता है ललन जी, या हम नहीं जानते हैं इसमें। मतलब होना है ये तय है, जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा वो तय है। देखिए, कविता सिंह आ गई हैं, सिवान की सांसद हैं और तैयारी है पूरी प्रॉपर तरीके से कि किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए सिवान सांसद, और माना ये जा रहा है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। अजय जी भी साथ में हैं उनके। ऐसी कोई सूचना हमें अभी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। तो बड़ा कुछ होने जा रहा है आज। साफ तौर पे है कि लोग तैयारी हैं। अजय जी हैं, सिवान सांसद पति हैं और वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं। और माना ये जा रहा है कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है जेडीयू में। बारी बारी सांसदों का रौला आ रहा है। चंद्रवंशी जी आ गए, जो जहानाबाद के सांसद हैं, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनके पीछे दुलाल चंद गोस्वामी हैं सीधे तौर पे। सर, क्या हो रहा है सर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसके लिए हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के नेता नीतीश जी आए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब लोग मिलकर के विशेष जो है, अब पहली बार है कि पार्टी कार्यालय जंतर मंतर में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। गहमागहमी बहुत है आज। कोई गहमागहमी नहीं है, सब लोग खुश हैं। हाँ। और खुश मिजाजी के साथ, उत्साह के साथ इस बैठक में हम लोग आए। नया होने की तैयारी भी नहीं, जेडीयू में तो हर समय नया होता है। हाँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके ऊपर है, वो जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन पहले से ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब तैयारी नहीं, पहले से। तो आज होता खाता खोल दीजिए सर 2 मिनट सर। आरसीपी सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे हम। केंद्रीय मंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप देख सकते हैं चेहरे पे साफ तौर पे, क्योंकि माना ये जा रहा है। देखिए,
कैसे हैं सर? तो बिहार की सियासत में आज बड़ा दिन है। जेडीयू पार्टी की कमान किसको सौंपी जाएगी, इसको लेकर कुछ ही देर में फैसला हो सकता है। इस पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे इनपुट एडिटर आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, जाहिर सी बात है आप वहां पर सुबह से लगे हुए हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पूरा बिहार क्या पूरे देश को इस बात का इंतजार है कि जनता दल यूनाइटेड का अगला सदर कौन होगा। बेशक देखिए, बस आप सभी चीज़ों को पॉलिटिकली आप भी बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, चीज़ों को जानते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां हमेशा माना जाता है कि राजनीतिक घटनाक्रम सबसे ज़्यादा अगर कहीं बदलता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, जिसके घटनाक्रम को पूरा देश जानना समझना चाहता है, हमेशा उस पर नजरें बना के रखता है। और इसीलिए माना जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हो रहा है तो वो भी काफ़ी अहम है, और बिहार में अगर बदलाव हो रहा है तो वो भी काफ़ी अहम है। और इसलिए हम आज इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जेडीयू पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय होने वाला है, या यूं कह लें कि उसकी परिकल्पना जो बार बार ये कही जा रही थी, बार बार ये कोशिश की जा रही थी कि क्या नया होने वाला है, क्योंकि ये कवायद तब शुरू हुई जब आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद माना यह जा रहा है कि एक व्यक्ति एक दो पद पे नहीं रह सकता है, वो मंत्री भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसके बाद ये तमाम तरह की कवायदें शुरू हुई। उसके बाद बहुत सालों बाद, और ये कह सकते हैं कि काफी लंबे अरसे के बाद, विधानसभा चुनाव के अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद पहली बार दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है विधानसभा चुनाव के बाद। इस कार्यकारिणी में तमाम लोगों की नजरें हैं, तमाम सांसद, तमाम जो बड़े कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो पार्टी ऑफिस बेयरर है, उनको शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा सेशन चल रहा है, 2 सेशन में होना है। दूसरा सेशन खुला अधिवेशन होगा, उसमें भी तमाम लोगों की रायशुमारी होगी। लेकिन उससे पहले देखिए, हर बार माना यह जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं अब्बास, कि हर बार वो कुछ न कुछ नया करते हैं, अचंभित करते हैं, कुछ ऐसा नया करते हैं कि जो लोग सोच में पड़ जाए कि आखिर ऐसा भी हो सकता था क्या। हम इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पे खड़े हैं और यही दिल्ली आवास है उनका, और यहाँ पे वो तमाम सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, तमाम सांसद, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। सबसे बड़ी बात है कि हम चर्चा में ये बात जरूर बताना चाहेंगे अपने तमाम नाज़रीनों को कि इससे पहले जो मीटिंग होने वाली थी या जो लंच होने वाला था, उससे पहले ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर से अलग से लगभग आधे घंटे की मुलाकात नीतीश कुमार ने की है। आपसे करने वाला था आसिफ कि ये कहा जा रहा है कि संसद को जी कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम तेजी से चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, आप बेहतर तरीके से बिहार की सियासत को बाखूबी जानते हैं, कि आप खुद बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ अलग और नया अंदाज में फैसला लेते हैं। तो इन दो नामों की चर्चाएं हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों से तीसरे का भी जो दावा है वो बहुत जोरदार है? बेशक देखिए, मैं आपको बता दूं, और ये मेरा अपना आकलन है, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से ये मैं कह रहा हूं कि जब आप कभी सोचिए कि नीतीश कुमार को जो फैसला लेना है वो सिर्फ नीतीश कुमार को पता है। जैसे माना यह जाता है कि अगर देश में कोई फैसला लेने वाला है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके बाद अगर किसी को मालूम थोड़ा हो सकता है तो अमित शाह को। तो उसी तरीके से जेडीयू में क्या हो रहा है, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को लेना है। क्या चल रहा है ये सभी बता सकते हैं। तमाम सांसद आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, और कुछ ये कह रहे हैं कि अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपने सही कहा, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से चल रहा था, इसलिए उसके पीछे का लॉजिक समझिए। ललन सिंह क्योंकि लोकसभा में पार्टी के नेता है, माना यह जा रहा था कि इनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एंड टाइम पर आरसीपी सिंह मंत्री बन गए और आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हो गए। तो इसलिए वो एक जगह खाली होती है, क्योंकि 2 आदमी एक पोस्ट पे नहीं सकता, इसलिए माना यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह की जगह ललन सिंह की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन उससे पहले घटनाक्रम होता है कि बिहार में, क्योंकि पार्टी का बेस बिहार है, बिहार के पूरे जिलों में घूमने की जिम्मेदारी अगर किसी को मिलती है तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है, जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ मैं एक नया और बड़ा ही नाम आपको ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये नाम भी हैरत अंगेज तरीके से अचानक उभरा है, और वो नाम है रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर के बैकग्राउंड के अगर बारे में बताऊं मैं,
तो उनके पिता नीतीश कुमार और लालू यादव के राजनीतिक गुरु रहे हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, बिहार में मंत्री रह चुके हैं, उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, दूसरी बार राज्यसभा के मेंबर है। उनके साथ एक चीज और है कि वो सबसे बड़े लॉयल हैं नीतीश कुमार के, सबसे बड़े अगर आप कह सकते हैं कि विश्वास पात्र हैं तो वो नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स बने जो कभी जरूरत पड़ने पे आंखें दिखा दे, जैसे अभी हाल में लोजपा में हुआ। लोजपा में भी माना यह जा रहा था कि चिराग पासवान सभी को संभाल के रखेंगे, लेकिन चिराग पासवान को ऐन मौके पर उनके चाचा ने ही सत्ता से बेदखल कर दिया और खुद मंत्री हो गए। देखिए, राजनीति में कहा जाता है कि हमेशा असंभावनाओं का ये खेल होता है। राजनीति कभी परफेक्ट या फिर ये आप नहीं कह सकते कि सब कुछ निश्चित है, क्योंकि यहाँ अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मायावती और अखिलेश एक साथ हो जाएंगे किसी ने सोचा नहीं होगा, लालू और नीतीश एक साथ हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं, कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी ये कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। इसलिए नीतीश कुमार भी वही करते हैं जो कभी कोई सपने में नहीं सोचता। एक खबर और निकल कर आ रही है कि जो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें शायद जातिगत जनगणना के भी इरादे बन रहे हैं। बहुत बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है ये अब्बास। आपको बताऊं कि आप समझिए कि ये ऐसा सवाल है जिस सवाल के जवाब के लिए आप खुद समझ सकते हैं कि पूरी परिकल्पना क्या हुई है। जातिगत जनगणना पे सबसे इंटरेस्टेड बात ये हो रही है कि जो इनके साथ है वो इनको आंखें दिखा रहा है। जेडीयू के साथ बीजेपी सरकार में है, बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन फिर भी बड़े भाई की जिम्मेदारी जेडीयू को दे रखी है। वो अब इस जातिगत जनगणना पे आंखें दिखा रही है कि आप इस पे बात मत कीजिए। दूसरी तरफ इनके जो धूर विरोधी हैं, जो मानते हैं कि सत्ता से हटाने में अगर कोई भूमिका निभाएगा तो आरजेडी निभाएगी और सत्ता पे काबिज होने की, वो धूर विरोधी ये कहता है कि नहीं, तेजस्वी यादव मुलाकात करते हैं ठीक 24 घंटे पहले, दिल्ली आने से 24 घंटे पहले मुलाकात होती है, 40 मिनट की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद निकलते तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हूं, मुख्यमंत्री की इस बात के साथ खड़ा हूं। दूसरी तरफ और एक बड़े नेता है जो धूर विरोधी माने जाते हैं, नीतीश कुमार के 70 से 40 में पहुंचाने में जो अहम भूमिका निभाई, चिराग पासवान भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जरा सोचिए किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह की चीजें दिख रही हैं। एक तरफ बीजेपी इनके साथ में है, सत्ता में है, सरकार में है, ये केंद्र में भी और राज्य में भी, वो बीजेपी इनको पाठ पढ़ा रही है कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए। दूसरी तरफ जेडीयू के सांसद अभी लगातार इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी सुनील कुमार पिंटू जो सांसद है उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये बात हमें जो राय दी जा रही है वो राय तो खुद प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए, प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस बात पे विचार करना चाहिए क्यों ना वो जातिगत जनगणना कराई जाए, क्यों ना हो। जब ये बात वो कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% उन्होंने ओबीसी 27% सांसदों को उन्होंने मंत्री बनाया, तो भैया बताइए तो सही कि ओबीसी है कितने फीसदी जिसमें से आप 27% लोगों को मंत्री बना रहे हैं। आखिर SC/ST है कितने फीसदी जिसमें से आप ये बात कह रहे हैं कि आप उनको मंत्री बना रहे हैं। उनकी नुमाइंदगी तो तय कर रहे हैं लेकिन उनकी संख्या आप तय नहीं करना चाहते हैं। तो आप सोचिए किस तरह की लॉजिक दी जा रही है और किस तरह से। आसिफ, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर एक बात मैं आपको बता दूं बस बहुत ही सशक्त तरीके से। जी बोलिए। जी आप अपना सवाल दोहराएं। मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि जो जातिगत जनगणना के जो इरादे हैं उस पर अगर मुहर लग जाती है और सब मुत्तहिद हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं, तो इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर क्या पड़ेगा? बहुत बड़ा। देखिए, साफ तौर पे है कि जिस बात की धूर विरोधी बीजेपी है, अगर ऑपोजिशन के सपोर्ट से, विपक्षी पार्टियों के सपोर्ट से नीतीश कुमार अगर इस बात पे मुहर लगवा लेते हैं तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन क्योंकि ये चीजें सेंट्रल से होनी है, वो बार बार वो दरख्वास्त कर रहे हैं, वो लेटर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को अवगत करा रहे हैं, प्रधानमंत्री को ये तक कह रहे हैं कि दोबारा आप विचार कीजिए, क्योंकि आपने खुद ही कमिटमेंट किया है, आप ओबीसी के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं। माना यह जाता है कि ओबीसी को आपने बहुत फ्रंट लाइन पे ला दिया, ओबीसी से आते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए नीतीश कुमार उनके पाले में गेंद डालकर खेलना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं अब्बास, कि नीतीश कुमार उसमें से हैं कि जो अपनी चीजों को कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए जेडीयू को जो बुरी हार मिली है बिहार में, खास तौर पे पहले नंबर की पार्टी तीसरे नंबर पे आके खड़ी है, तो वो ये बात नीतीश कुमार भूल नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में आके जमाए हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके चीजें बड़ा करना चाहते हैं। वो ये मैसेज करना चाहते हैं बीजेपी को कि अगर उत्तर प्रदेश आपके हाथ से गया बंगाल के बाद, तो फिर आपके लिए कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं से
डायरेक्टली कह ले या इनडायरेक्टली कह ले, नीतीश कुमार इस बात के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आते हैं। जब उनके पार्टी के ही लीडर ये बात कहते हैं कि बीजेपी ने विश्वासघात किया, तो आप समझ सकते हैं कि इस बात को कैसे नीतीश कुमार सिरे से खारिज कर सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप वहां पर मौके पर भी मौजूद हैं। कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, क्या उनका नाम इसीलिए तेजी से उभर रहा है कि इधर जो जातिगत जनगणना का एक फैक्टर है, दूसरा कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि एनडीए के अंदर ही ये इत्तेफाक और इत्तेहाद बनाओ कि आप जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाइए, केंद्र से मांग कीजिए, यूपी इलेक्शन तक इसको मुद्दा बना के रखा जाए? बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। देखिए, एक बात और है कि नीतीश कुमार, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार हमेशा ऐसी घटनाएं करते आए हैं, हमेशा ऐसा फैसला लेते आए जो सभी को हैरत अंगेज तरीके से हैरान करने वाला है। आप खुद सोचिए, जब आप एनडीए में होते हुए नरेंद्र मोदी को बिहार में एंट्री पे बैन कर दिया, दावत देकर उन्होंने थाली खींच ली। ये बात बीजेपी भूल चुकी है, लेकिन लोगों के जहन से अभी तक भूला नहीं है। दूसरी तरफ अचानक वो जेडीयू छोड़कर वो सीधे चले जाते हैं आरजेडी के साथ। ये भी बहुत हैरत अंगेज घटना थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं, लेकिन वो चले गए। उसके बाद एक साल सरकार भी चला ली। सरकार चलाने के बाद अचानक उनको ये लगता है कि नहीं, इनके साथ नहीं चला सकते, हमको फिर वापस बीजेपी के साथ जाना है, और वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जिस नरेंद्र मोदी की मुखालफत करके वो बड़े नेता तौर पे दिखाई पड़ते थे, उसी नरेंद्र मोदी के साथ वो चले गए, और वो माना यह जा रहा था कि फिर वो सरकार में भी आएंगे। और देखिए, चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी जानती थी कि कट साइज कैसे करना है, उन्होंने इंतजाम भी किया, और उसके बाद नीतीश कुमार पहले से तीसरे नंबर पर पहुंच गए। ये बात नीतीश कुमार को बेहतर पता है कि अगर आपकी ताकत मजबूत होगी तो आप अपनी बात को भी ताकतवर तरीके से रख सकते हैं और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं से बिहार विधानसभा में ताकत कमजोर हुई है नीतीश कुमार की। इसलिए यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो है, लेकिन बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो उनको लेने से मजबूरी बढ़नी पड़ रही है। दो उप मुख्यमंत्री पहली बार उनको मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं ये चीज। दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि जातिगत जनगणना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चीजें होने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव से सब कुछ कोरिलेट किया जा रहा है। आप समझिए, कैबिनेट रिसफल होता है, उसको भी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और उसके अलावे गोवा में चुनाव हो रहा है। 4 राज्यों में, और 5वां दिसंबर में हो। तो आप समझिए कि इन राज्यों में चुनाव है। खास तौर पे अगर 3 राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, तो ऐसी जगहों पे अगर बीजेपी थोड़ा भी, क्योंकि पंजाब में भले ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार चला रही है, अगर वहां खामियाजा भुगतना पड़े तो वो कहीं ना कहीं से 2024 के लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। इसलिए बीजेपी किसी कीमत पर उत्तर प्रदेश के किलेबंदी में किला नहीं भेदने देना चाहती है किसी को भी। लेकिन नीतीश कुमार बहुत दिमाग से और तमाम चीजों की तैयारियों के साथ ये काम करने वाले हैं। जातिगत जनगणना का मसला भी इसलिए उठाया जा रहा है, और बार बार नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि आप एक बात समझिए अब्बास, कि हिंदुस्तान में कभी भी कास्ट पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और खास तौर पे बिहार और यूपी की बात कर ले आप, तो वहां आप कास्ट पॉलिटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मायावती फिर से वापस ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं, फिर से वो ब्राह्मणों के सम्मेलन कर रही हैं। आप ये समझिए, उनके सम्मेलन के बाद तमाम तरह के अटैक भी उनके ऊपर हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार, जो आज तक सत्ता पे काबिज रहे, और माना यह जा रहा है कि वो लॉकर्स की राजनीति करते आए हैं, पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं, दलितों की राजनीति करते आए हैं, शोषितों की राजनीति करते आए हैं। वैसे में किसी दूसरे जाति से आने वाले शख्स को उतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, ये थोड़ा हैरत अंगेज है और थोड़ा हतप्रभ करता है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा नए और अचंभित फैसलों के लिए माने जाते हैं, तो हो सकता है कि उनको ये लगे कि इनके आने से चीजें मजबूत हो जाएं, तो वो कर सकते हैं। ठीक, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत अहम सवाल, कि जेडीयू का सदर चुना जाना है, नीतीश कुमार के उसमें सबसे अहम रोल रहेगा। आरसीपी सिंह जैसे लीडर, ब्यूरोक्रेट से लीडर बने, उस जगह को पूरा करना है, जिस जगह को आरसीपी सिंह छोड़ेंगे, तो उनकी जगह पर आपकी नज़र में कौन सबसे ज़्यादा अहलियत, लियाकत और सलाहियत वाला है? ये जो 3 नाम निकल कर आए, उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर। जी देखिए, तीनों की अलग अलग क्वालिटी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि आरसीपी सिंह को रिप्लेस करना है, रिप्लेस किसी छोटे मोटे को नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को रिप्लेस किया है आरसीपी सिंह ने। इस बात को किसी को भूलना नहीं चाहिए, और सबको ये समझ में आना चाहिए कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया है अपनी पार्टी में, सबसे ज्यादा किस आदमी पर आंख बंद करके विश्वास किया, जिसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो आरसीपी सिंह को दिया। ये बात साफ तौर पर नीतीश कुमार ने बता दिया कि आरसीपी सिंह उनके लिए कितने वैल्यूएबल हैं। लेकिन अब अगर आरसीपी सिंह को, जिस तरह कवायद चल रही है, अगर आरसीपी सिंह को रिप्लेस किया जाता है
उसमें 2 नाम तो पहले चल रहे थे, लेकिन तीसरा नाम भी हमने ऐड किया है। वो ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के बाद तीसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है। और देखिए तीनों की अलग अलग क्वालिटी है। अगर आप माने ललन सिंह की बात, तो ललन सिंह जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अभी तक जितने भी एडवांटेज मिले हैं नीतीश कुमार को, उसमें ललन सिंह की बड़ी अहम भूमिका है। चाहे आरजेडी के एमएलसीओ को तोड़ कर लाना हो, उसमें उनमें भूमिका अलग थी। उसके बाद दूसरी तरफ जब लोजपा पार्टी में टूट हुई, उसकी भी पटकथा अगर लेखक कोई है तो वो ललन सिंह है। तो माना यह जाता है कि ललन सिंह का अपना ऑरा है और ललन सिंह तोड़ फोड़ के माहिर खिलाड़ी हैं। ललन सिंह ने नीतीश कुमार की इज्जत हमेशा बढ़ाई। दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत सशक्त रहे हैं, बहुत ही मजबूत तरीके से रहे हैं नीतीश कुमार के साथ। जब शुरुआती नीतीश कुमार जब दोनों लोग नेतागिरी कर रहे थे तो दोनों लोग बहुत साथ में थे, लेकिन नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते अलग हुए, दोनों अलग अलग हो गए, धूर विरोधी हो गए। लेकिन आप सोचिए, मैंने कहा जैसा कि कब कौन किसका दोस्त और कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, राजनीति में कहना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा आते हैं वापस और उन्होंने अपनी पार्टी मर्जर करा ली। अब वो नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त माने जाने लगे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको ज्वाइन करते ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बना दिया और साथ में बिहार के में घूमने की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि वोट बैंक की बात है, क्योंकि कुशवाहा जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं और कुशवाहा जाति जेडीयू का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। हमेशा नीतीश कुमार ने इस पर काम किया है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बात। तीसरा नेता रामनाथ ठाकुर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है विश्वास। आप ये समझिए, आज चाहे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका सबसे बड़ा विश्वास अमित शाह पर है। आज नीतीश कुमार अगर सबसे बड़े बिहार के बड़े नेता है तो उनका विश्वास आरसीपी सिंह के साथ है। तो इसी तरीके से आरसीपी सिंह, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री बन गए, पार्टी चलानी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, तो कैसा विश्वासी जो हमेशा उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहे, वो रामनाथ ठाकुर है। और रामनाथ ठाकुर के साथ एक बड़ी लेगेसी है, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक न्याय के बड़े पुरोधा रहे हैं, बड़े झंडा बरदार रहे हैं। तो इसलिए उनके बेटे को अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाती है तो अपने आप में ये मैसेज बहुत बड़ा होगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता दें कि जेडीयू के सदर का इंतखाब कुछ ही पल में होगा। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। 3 नामों का दौर है, 3 नामों पर चर्चा हो रही। 3 नाम चल रहे हैं, वो हैं ललन सिंह हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और जैसा कि जी सलाम सिर्फ ये बता रहा है कि रामनाथ ठाकुर का भी नाम है, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिनके पास एक पूरी लिगेसी है कर्पूरी ठाकुर की, और साथ ही साथ वो नीतीश कुमार के बहुत खास हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि नीतीश कुमार ने उनसे आज अलग से मुलाकात की है। तो देखते हैं किसका नाम निकल कर